और खबरें तफसील से। ईडी कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। देशमुख ने जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। देशमुख को ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मुबैना जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। फिलहाल देशमुख जेल में है। वाज़ेह कि मुंबई ईडी की खुसूसी अदालत ने जुमे को अनिल देशमुख की तरफ से दायर दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा था। बुलीभाई ऐप मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट ने अपना फैसला 20 जनवरी तक के लिए महफूज रखा है, जबकि मुंबई साइबर सेल ने तीनों की जमानत की सख्त मुखालफत की है। इस वक्त तीनों मुलजमीन जुडिशल कस्टडी में हैं। गोवा असेंबली इंतखाबात से काबिल सियासत गर्मा गई है, जिसका असर महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी की तजवीज़ को ठुकरा दिया, जिसके बाद एनसीपी और शिवसेना का गोवा में महाराष्ट्र जैसा एक और तजुर्बा करने का ख्वाब टूट गया है। कांग्रेस का मानना है कि गोवा में कांग्रेस की ताकत ज्यादा है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। एनसीपी के बड़े लीडर प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के वजीर जितेंद्र आव्हाड ने गोवा पहुंचकर अपने लीडरों और कारकुनों से बातचीत शुरू कर दी है, जिसके बाद शिवसेना के साथ इत्तेहाद पर मुहर सब्त कर देगी। ऐसे में बीजेपी जानती है कि उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, इसलिए बीजेपी एनसीपी और शिवसेना का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गोवा में गोवा वासियों की ही सरकार बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह की पार्टियों से समझौता नहीं करेगी, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है गोवा में। 2017 का ही उदाहरण ले लीजिए। 2017 में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी पार्टी को मिला है तो वह कांग्रेस पार्टी को मिला है, और सबसे ज्यादा सीट जीतने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसी तरह से 2022 में भी लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति है, और जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है उससे यही पता चलता है कि हम वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी कोल्हापुर में जिला मध्यवर्ती बैंक की चुनाव हुई तो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय ने बीजेपी को साथ में लिया, शिवसेना वोट करा तो शिवसेना ने अलग पैनल लिया। अब कोल्हापुर की विधानसभा की बाय इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रही है, तो वहाँ के एक्स एमएलए लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जगह हमारी है। वैसे ही गोवा में राष्ट्रवादी शिवसेना मिलकर लड़ेंगे तो इनको 473 मत मिले थे, और शायद राष्ट्रवादी को कुछ मिले थे, एक एमएलए भी आया था। तो मिलकर जो मत बनते हैं 5-10 हज़ार, गोवा की कॉन्स्टिट्यूंसी 25 हज़ार की होती है, उसमें क्या वो गोवा पर राज्य करने की भाषा कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनको नकारेगी ना, क्योंकि कांग्रेस ने सालों से गोवा में सरकार बनाया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जी गोवा में हैं। वे शिवसेना के नेताओं से मुलाकात करेंगे, अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, और आज कोई अंतिम निर्णय हम लोग वहां पर लेंगे, जिसका ऐलान प्रफुल्ल पटेल जी स्वयं करेंगे। प्रयास था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक चर्चा नहीं हो पाई। निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा प्रफुल्ल पटेल जी आज गोवा में वो डिक्लेयर करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस साथ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां प्रयत्नशील है। क्या लगता है कितना फायदा कितना नुकसान है? कांग्रेस पार्टी के स्थानिक नेतृत्व जो है, खास करके दिगंबर कामत जी और गोवा फॉरवर्ड के लोग, जिन्होंने 5 साल पहले भी सरकार बनाने में अड़ंगा पैदा किया था, फिर उन्हीं के अड़ियल रवैये के कारण वहां पे परिस्थितियां बनी हुई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने बीजेपी को नसीहत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि गांव-गांव जाकर बीजेपी की पॉलिसी का पर्दाफाश किया जाएगा। के लोगों के साथ बात कर रहा था और उसमें लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे थे, मैंने उनको समझा रहा था, और उस गांव को उनको पकड़ा भी गया है, वो गांव के बदमाश को पकड़ा भी गया है। भंडारा पुलिस उसमें इंक्वायरी भी शुरू है। जिन लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट करी उनके भी बयान वहां पे शुरू है। बीजेपी जो नौटंकी पूरे महाराष्ट्र में कर रही है उसके बारे में, लेकिन आज लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो गली के राजकारण में लेके आ रहे हैं और अपनी रोटी सेकने की
महाराष्ट्र की भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र से उनका जो अस्तित्व है वो खिसकना शुरू हुआ और इस तरह की मानसिकता बनाकर प्रधानमंत्री जी के इस गरिमा को आज मट्टी पलित करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम निषेध करते हैं और हमने अब ठान लिया है, हमने हमारे सभी जिले के इकाई को हमने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री के पद को इस तरह से बीजेपी जो गरिमा उसकी मट्टी पलित कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पे गुने दाखिल करने की बात हमने कर दी है। मैं गलत हूँ तो निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। भंडारा पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उस तरह के जो मोदी नाम का जो है टोपन नाम जो उसका मोदी है उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है, उसके बयान भी लेना शुरू है। तो लेकिन जो दाऊद और ललित मोदी और नीरव मोदी की बात करने वाले बीजेपी वाले उनके बारे में क्यों चुप है, ये भी तो सवाल हम करेंगे। एमपीसीसी सदर नाना पटोले के खिलाफ मुंबई में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया और नारेबाजी की। नाना पटोले के खिलाफ इस तहरीक का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। नाना पटोले के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र में कई इलाकों में उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर करी। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कार्यालय के बाहर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए खास करके नारेबाजी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैं, बाहर से कई इलाकों में इस तरह के आंदोलन देखने मिला। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रंजय केनेकर जी है। सर, लगातार नाना पटोले ने जिस तरह से बयानबाजी की है उसे लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आपने देखा आपके इलाकों में भी इस तरह के आंदोलन देखने मिले? महाराष्ट्र में से नहीं तो पूरे देश में से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है और कांग्रेस की टीआरपी बढ़ाने के लिए, खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये नाना पटोले ने नौटंकी किया है। नाना पटोले की ऊंची बहुत कम है, बहुत बोले तो ये ऊँट का मुका लेने की बात नाना पटोले ने किया है। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए नाना पटोले ने किया। ये हमारे मराठी में तमाशा रहता, तमाशे का पात्र बोले तो नाना पटोले है और वो तमाशा करके वो कांग्रेस की टीआरपी बढ़ाने का भ्रम उसका है, वो मट्टी में मिल जाने वाला है। लगातार वो अपनी बयानबाजी से बदल रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने वक्तव्य प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि किसी गुंडे के लिए किया और फिर थोड़ी देर पहले कहते हैं कि पकड़ा गया है और पुलिस कहती है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नाना पटोले अभी मुंह पर गिर गया है, पूरे महाराष्ट्र में उसको जूते मिलेंगे। वो महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको मारने में तुलेगा, उसको काला लगाने पे तुलेगा, इसलिए वो डर के फिर से उसने बयानबाजी बदल दिया है। हम बात करें थे संजय केनेकर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि नाना पटोले ने जिस तरह की बयानबाजी किया है वो जहाँ जहाँ घूमेंगे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के गुस्सा का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ेगा। मुंबई से तो के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मनोज कोटेक ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले के बयान पर सख्त तबसरा किया। उनका कहना है कि वो नापाक इरादों को कुचलना जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुखालफत अब भारत मुखालफत में तब्दील हो गई है। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में वक्तव्य किया है, निश्चित ही पंजाब में जो घटना घटी और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार जैसी बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में कर रहे हैं, मोदी जी का द्वेष अब कांग्रेस के नेताओं का भारत द्वेष बनते जा रहा है। भारत के खिलाफ एजेंडा रखने वाली ताकतों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जमीन पर हरकतें कर रहे हैं, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इनको किस तरह से हैंडल किया जाए और इनके नापाक इरादों को कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुमरा स्टेशन से मुत्तसिल शाहनगर नामी इलाके के सैकड़ों मकीनों को उनके सर से छत हटने का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि उन्हें रेलवे ने नोटिस भेजकर यहां से खाली करने को कहा है, जिस पर रियासत के काबीना वजीर जितेंद्र आहार ने इन मकीनों से मुलाकात कर उन्हें यकीन दिलाया कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। अगर रेलवे को खाली कराना है तो पहले उन्हें मुतबादिल मकान दे या यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। रेलवे को लग के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुमरा के गरीब लोग हैं, उनको रेलवे ने अचानक नोटिस दी है कि आपके वजह से ट्रैक को खतरा हो सकता है। आप जो 70 साल यहाँ पे रहे, उनकी वजह से आज तक ट्रैक को तो कोई खतरा हुआ नहीं था। ये रेलवे की मनमानी है, ये मनमानी है, इसे चलने नहीं देंगे। 70 साल रह रहे वो,
रेलवे ने उनको कहीं जगह लेके दो, मुझे मालूम नहीं। मुझे जिन गरीबों ने बुलाया था उनको मैंने ये आश्वासित कर दिया है कि पूरे बम्बई में ऐसी नोटिस दी है, आपको मालूम शायद मालूम नहीं है, पूरे बम्बई में ऐसी नोटिस दी है। रेलवे क्या खेल खेलना चाहती है बम्बई में मुझे पता नहीं, लेकिन बम्बई में अगर बम्बई थाना इस हल्के में अगर गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो चाहे कोई भी शहंशाह हो उसके खिलाफ लोग मैदान में उतरेंगे। तो रेलवे का कितना नुकसान होगा ये शायद रेलवे को भी पता नहीं। हाँ, खाली करने को बोला तो कहाँ जाएंगे अभी खाली करके? रहने के लिए कुछ चाहिए ना, बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे? अभी बोले 1 हफ्ते में खाली करो, तो खाली करके किधर जाएंगे? अभी रहने के लिए कुछ चाहिए ना हम लोग को। ये बाजू में रहता है हम लोग, लेकिन उन लोग के ऑर्डर दिया है हम तुम लोग काली करो 7 दिन का अंदर, अगर काली नहीं करे तो तुम लोग को चोपड़ा हम लोग तोड़ने वाला है, ऐसा बोल के गया। 7 दिन का ऑर्डर दिए हम लोग रहने के लिए। कितने साल से आप लोग रहते हैं? हम लोग 60-70 साल हो गए रहने के लिए यहाँ पे। हम लोग का अगर वो छोड़ देगा ना फिर हम लोग रहने के लिए तकलीफ होएगा। हम लोग को जगह देगा तो हम लोग उधर चले जाएगा, लेकिन अभी काली करेगा बोले हो तो हम लोग कैसे काली करेंगे? 9 जनवरी की रात नांदेड़ के शांतिनगर में हुए पुरस्कार धमाका मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इतवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर साहब राव नरवारे ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शांतिनगर में हुआ धमाका डेटोनेटर का धमाका था। पुलिस इस मामले में एक शख्स दीपक धोंडके को हिरासत में लिया है। नांदेड़ का यही वो इलाका शांतिनगर है जहां 9 जनवरी की रात एक मकान में अचानक पुरस्कार धमाका हुआ। इस धमाके में दीपक ढोंगे नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जाए वारदात से 10 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी बरामद हुए। 31 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में मुलजिम दीपक ढोंगे और केशव पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपक ढोंगे को पुलिस ने हिरासत में लिया है जबकि केशव पवार फरार है। रजिस्टर हुआ है ऑफेंस IPC 283-34-45 स्फोटक कायदा 1908 इनके तरह से गुना नोंद हुआ है। उसी टाइप हमने दीपक धोंडगे नाम को आरोपी को अरेस्ट भी किया है, उसका पुलिस कस्टडी भी ली है और उसके बाद हम उसका तपास कर रहे। और दूसरा जो उसका साला है केशवराव पवार, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने टीम रवाना की है। जैसा भी वो मिलेगा उसको अरेस्ट करके तपास करने वाले हैं। जो भी ये घटना है वो शांतिनगर में दीपक धोंडगे के घर पे जो डिटोनेटर था उसका स्फोट हो गया, इसकी वजह से हमने ये FIR रजिस्टर किए हैं। वहीं इतवारा पुलिस स्टेशन के DYSP भोरे की जानिब से जारी की गई तफ्तीशी रिपोर्ट में धमाके को डेटोनेटर के बजाय इलेक्ट्रिक बल्ब के फटने से हुआ धमाका बताया गया है। दीपक धोंडगे करके है, इतवारा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में शांतिनगर में रहता है। उनके घर पे 8 जनवरी को रात को 20 बजे के करीब उनके घर में कुछ एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो इंजर्ड हुए थे और हॉस्पिटलाइज हुए थे। एमएलसी आने के बाद पुलिस के स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो बल्ब रहता है वो बल्ब शॉर्ट हुआ और उसको थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस और कुछ जानकारी पता चली गोपनीय सूत्रों से, वहाँ पे कुछ तो एक ब्लास्ट जैसा हुआ है। तो पुलिस ने वहाँ पे छानबीन की, इतवारा पुलिस ने, और वहाँ पे 10 डिटोनेटर मिले हैं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें ऐसे कुछ घातपात या इस तरह का कुछ सामने आया नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ नांदेड़ वासियों को कि डरने की कोई बात नहीं है। ये एक महज एक एक्सीडेंट जैसा प्राइमा फेसिली दिख रहा है और इसमें कुछ किसी इंस्टीट्यूशन की या संगठन की साजिश है ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। वो पवार को अरेस्ट करने के बाद खुलासा होगा और जो भी कुछ जानकारी मिलेगी आपसे शेयर करेंगे। धमाके का ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना साजिश की मंसूबाबंदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हो सकता है। धमाके के दूसरे दिन ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मकामी जिम्मेदारान ने एक तहरीरी मकतूब इतवारा पुलिस स्टेशन को दिया और इस धमाके की आला सतही जांच की मांग की। PFI की जानिब से मकतूब दिए जाने के बाद पुलिस ने धमाके का जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर मिलने की बात की, जिसकी वजह से पुलिस के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने औरंगाबाद में धरना दिया। उनका कहना है कि कोरोना वबा की आड़ में सिर्फ तालीमी इदारों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दीगर तमाम इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मिस्टाक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर हुकूमत ने मशरूत इजाज़त नहीं दी तो 26 जनवरी के बाद अंग्रेजी के तमाम स्कूलों को अपने तौर पर खोल दिया जाएगा। मिस्टा का कहना है कि बार बार पाबंदी से तालीमी इदारों के जिम्मेदारों पर भुखमरी की नौबत आ गई है। मिस्टा ने हुकूमत पर वाजिबुल अदा रकम भी फौरी अदा करने का मुतालबा किया। आज हम राह देख रहे हैं कि 25 तारीख तक यदि हमारी ये जो मांगे है स्कूल शुरू करने की, यह यदि पूरी होती है तो बिल्कुल हम शासन के सारे जो नियम है उसका पूरा सम्मान करते हैं। उसके साथ ये काम हम जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। कोविड के जो भी नियम है उसको हम यहाँ पर फॉलो करके ये कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर 25 तारीख तक नहीं की तो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह रहते हैं तो वो दिन भी मतलब शासन के जो रूल है, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है वो पाली नहीं जा सकेगी। इसलिए हम लोग 27 तारीख से जो है वो हमारे स्कूल जो है वो हम शुरू करेंगे। शाळांची अत्यंत आर्थिक परिस्थिती ढासळलेल्या आहेत, त्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेली कर्मचाऱ्यांवर आमचं शासनाला एवढंच म्हणणं आहे की आमच्या हक्काची जे 1,500 कोटीपेक्षा अधिक रक्कम प्रतिपूर्तीची शासनाकडे थकीत आहेत, आज आम्हाला तेवढं जरी शासनाने दिलं तरी फार मोठा आधार होईल। म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी छत्री आंदोलन याच्याकरता करतोय। औरंगाबाद में जालना रोड पर वाक़े महसूल प्रबोधनी के करीब 200 बेड के अस्पताल की तामीर का काम जारी है और औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जायको पर पहुंचकर तामीरी काम का जायजा लिया। वाज़ेह कि रियासती हुकूमत 7 एकड़ रकबे पर मुहित इस जगह पर बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे का मुजस्समा नस्ब करने वाली थी, लेकिन MP इम्तियाज जलील ने इस जगह पर अस्पताल के क़याम की वकालत की थी और तिब्बी सहूलियात के मामले में औरंगाबाद कितना पिछड़ा हुआ है इस बात को लेकर उन्होंने अदालत का भी रुख किया था। MP इम्तियाज जलील की काविशों का नतीजा हुआ कि 200 बेड के अस्पताल की जगह अब 400 बेड के अस्पताल की तामीर शुरू हो चुकी है। MP जलील का कहना है कि 2 साल में यह अस्पताल तामीर हो जाएगा। आणि आता हे निर्णय घेण्यात आलेला आहे की इथे 200 बेडच्या ऐवजी इथे 400 बेडचं हॉस्पिटल इथे तयार करण्यात येत आहे। त्याचे सगळे अप्रूव्हल झालेले आहे, त्याचं सगळं फंडिंगची जी प्रक्रिया आहे ते झालेली आहे। 30 महिन्यामध्ये हे प्रकल्प पूर्ण करायचे आहे। 30 महिन्यामधून 6 महिने झालेले आहे। याचा अर्थ हे आहे की 2 वर्षामध्ये हे हॉस्पिटल पूर्ण होणार आहे। त्याच्यासाठी पैशाची काहीही कमतरता आम्ही पडू देणार नाही। आम्ही याच्या बाबतीत मी स्वतः हायकोर्टामध्ये एक PIL दाखल केली होती की औरंगाबादसाठी आपल्याला हे हॉस्पिटल पाहिजे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।